लौट कर आते हैं अध्याय दूसरा व्यापार से साम्राज्य तक और उसका तीसरा भाग हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। और यहाँ हम पढ़ेंगे रेजिडेंट, सहायक संधि, बक्सर की लड़ाई 1764, टीपू सुल्तान शेर मैसूर, मराठों से लड़ाई, सर्वोच्चता का दावा और विलय नीति, इन पर चर्चा करेंगे। बक्सर की लड़ाई इसके पहले हम जिक्र कर चुके हैं, 1764 में हो गई, 22 अक्टूबर 1764। इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात करना शुरू कर दिया। अभी रेजिडेंट कौन होते देखिए, ये रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और उनका काम था कि कंपनी के हितों की रक्षा करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। और इसी रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे और वही तय करते थे कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा और किस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें कंपनी के अफसर ही प्रायः तय कर लेते थे। और इस तरीके से भारतीय राज्यों के अंतर्गत मामलों में वो हस्तक्षेप देने लगे, जिससे कंपनी और स्थानिक शासन या राजाओं में संघर्ष पैदा होने लगा। यह जो चित्र दिखाया गया है, यह शुजा उद्दौला जो अपने बेटों के साथ खड़ा है, ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े हैं। और यह चित्र टिली कैटल द्वारा बनाया गया 1772 में। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा उद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीने गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने उसी वेश में खड़ा है जो नवाब की तरह होता है। शानो शौकत के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं सहायक संधि क्या है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट है जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी कि उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता है और उसी के साथ सहायक संधि की जाती है और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। जब उनको सहायक संधि अपनाती है तो उनको सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए जो खर्चा होता है वो कंपनी को देना पड़ता था राजाओं के द्वारा। अगर कोई भारतीय शासक यह सहायक संधि अपनाते हैं लेकिन रकम अदा करने में अगर चूक जाते हैं तो जुर्माने के तौर पर उनको अपने इलाके का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। और इसकी शुरुआत गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली जो 1758 से लेकर 1805 के बीच में था, उन्होंने अवध के नवाब को 1801 में अपना इलाका देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। बाद में इसी तरह हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए इसी सहायक संधि के आधार पर, क्योंकि वो अपना कंपनी को जो सुरक्षा खर्च देना पड़ता था वो ना देने की वजह से उनको ये इलाका देना पड़ा। रेजिडेंट के बारे में जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा है, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी कोई राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल-पुथल पैदा हो जाती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट कथन जेम्स मिल द्वारा 1832 में किया है। इसी अध्याय का हम अगली कड़ी देखते हैं, टीपू सुल्तान जिसको शेर ए मैसूर कहा जाता है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक की टकराव का रास्ता अपना लिया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर का यह एक उदाहरण है और इससे हम समझ सकते हैं कि हैदर अली जिसका शासनकाल 1761 से लेकर 1782 था, उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, उनका भी शासनकाल है 1782 से लेकर 1799। शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर में काफ़ी ताकतवर हो चुके थे। मलाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और वहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदी करती थी।
1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को इशारा दिया कि वो कंपनी के साथ कोई कारोबार ना करें। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और इस तरह से उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। इतना ही नहीं, भारत का यह पहला सम्राट था जो फ्रांस के जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। जब सुल्तान इस तरह कंपनी के विरुद्ध काम करने लगा तो अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक मानते थे और अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए मैसूर के साथ अंग्रेजों की चार लड़ाई हुई, जो 1767, 69, 1780, 84, 1790, 92 और 1799 में आखिरी लड़ाई हो गई, जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। और इस आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। कंपनी ने लेकिन टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने ओडियार घराने के हाथों में सौंप दिया गया और इस तरह से मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई और टीपू सुल्तान का यहाँ अंत हो गया। चलिए हम चित्र की बात करते हैं। यहाँ एक चित्र बताया गया है। यह चित्र टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक बनाने के बाद कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया है और यह चित्र डैनियल आर्म द्वारा 1793 में निकाला गया है। दूसरा चित्र है, यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए दिखता है। यह यूरोपीय सिपाही है और यह टीपू का खिलौना शेर है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था, इससे आवाज़ भी निकलती दहाड़, और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ निकलती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। आज की स्थिति में 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ लेकर गए। ये है इस खिलौने का इतिहास। यहाँ हम चर्चा करते हैं मराठों से संघर्ष। अंग्रेजों का जो संघर्ष हो गया है वो मराठों के साथ भी हो रहा है। उसके पहले हम बात करते हैं 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की ज़बरदस्त हार हो गई और उनका दिल्ली से देश का शासन देखने का एक सपना था वो टूट गया और आगे जाकर मराठों के कई राज्यों में विभाजन हो गए और इन राज्यों की बागडोर अलग अलग घरानों को दे दी गई, जैसे सिंधिया है, होलकर है, गायकवाड़ है, भोसले है। जैसे इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले जैसे राजवंशों का उदय हो गया। और ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी के सदस्य होते थे और कॉन्फेडरेसी का जो मुखिया होता था वो पेशवा होता था। पेशवा सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे उनका हेडक्वार्टर होता था। बच्चों, यहाँ आपको एक बात बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हो गई, इसके मतलब इसके पहले भी 2 लड़ाई हो चुकी है। तो इसका देखिए कि पहली जो लड़ाई हो गई है, पानीपत की पहली लड़ाई, वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हो गई है। दूसरी लड़ाई 1556 में हो गई जो अकबर और हेमू के बीच में हो गई। और तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हो गई। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठों ने अपना साम्राज्य बनाया था। उन्हीं परिस्थितियों से अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते थे। मराठे शेष भारतीय शक्तियों में से सबसे शक्तिशाली तथा अंग्रेजी कंपनी शेष यूरोपीय कंपनी में सर्वश्रेष्ठ उभर कर सामने आई और 18वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में दोनों की टक्कर हुई जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई। पहला युद्ध है 1782 के सालबाई संधि के साथ समाप्त हो गया, जिसमें कोई पक्ष ना जीता ना हारा, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से लेकर 5 तक हुआ और उड़ीसा मुन्ना के उत्तर स्थित आगरा और दिल्ली का कुछ प्रदेश अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था।
और तीसरा युद्ध 1817 से 19 के बीच में हुआ और जो युद्ध मराठों की ताकतों को पूरी तरह कुचल दिया गया। और इस तरह से जो पेशवा था पुणे से हटाकर उसको कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। इस तरह से मराठों को भी कुचल कर अंग्रेजों ने एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में उभर कर सामने आ गई। अगला मुद्दा हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा अपनाई गई नीति जो सर्वोच्चता की नीति के नाम से जानी जाती है। उनका यह दावा था कि उसकी सत्ता भारत में सर्वोच्च है और इसीलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है और वह अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की देने का अधिकार अपने पास मानते थे। और ऐसा ही एक उदाहरण दिया गया है जिसका हम जिक्र करेंगे। जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल जो कर्नाटक में है, छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने वहां से हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। 1824 में उनको गिरफ्तार किया गया। 1829 में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद भी, चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद भी कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने भी इसका विरोध किया और यह विरोध जारी रहा। लेकिन चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने भी उसको पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया और इस तरह से उन्होंने सर्वोच्चता का दावा अपना एक साम्राज्य विस्तार करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यह चित्र महाराजा रणजीत सिंह का दरबार के रूप में पेश किया गया है। यहाँ हम विलय नीति की बात करते हैं और यह विलय नीति 1848 से लेकर 1856 के बीच में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ये विलय नीति शुरू की है। और इस विलय नीति के अनुसार शर्त ऐसी थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं होता है, पुरुष वारिस नहीं होता है, तो रियासत हड़प कर ली जाएगी। इस तरह का वो सिद्धांत था और इसी सिद्धांत के आधार पर सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ चली गई। लेकिन 1856 में नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए अवध पर कब्जा किया। नवाब अवध पर जो 1856 में विलय नीति अपनाई गई है वो विलय नीति इससे कुछ अलग थी, क्योंकि यहाँ कारण एक ही था कि कुशासन चल रहा है, प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों में अफरा तफरी मची है, गड़बड़ी हो रही है और इसी के आधार पर उन्होंने 1856 में नवाब का प्रशासन बर्खास्त किया है। यहाँ हम देख रहे हैं 3 प्रकार के मैप दिए गए हैं। यहाँ 1, 2 और 3। यहाँ और लाल कलर और पीला कलर दिखाया है। ये नक्शा है 1797 का और यह पीला कलर जो दिख रहा है, पीला कलर का जो इलाका है वो है ब्रिटिश साम्राज्य और ये रेड कलर में दिखाई दिया है वो है ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ नहीं था, मतलब भारतीय साम्राज्य था। लेकिन उसके बाद 1840 का ये नक्शा दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्रिटिशों का प्रशासन फैलता नजर आ रहा है और भारतीय रियासतों का साम्राज्य कम होते जा रहा है। और बाद में ये तीसरा नक्शा दिया गया जो 1857 तक बताया गया है। यह कंपनी लगभग संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य फैला चुकी है, लेकिन कुछ इलाका ऐसा दिखाई दिया है कि जहां अभी भी मौजूद भारतीय रियासतें हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ यही रुकते हैं और इस अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।